हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो कि है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट थ्योरम। राइट। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। और जैसे सेडी कार्नोट ने कार्नोट हीट इंजन जैसे दिया था, तो उसमें उन्होंने रिवर्सिबल साइकिल के बारे में बात करी थी। अब हम यहाँ पे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बेस पे जो साइकिल है उसके बारे में बात करेंगे, और ये कहेंगे कि हमारी जो रिवर्सिबल की एफिशिएंसी होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है किससे, आपके इरिवर्सिबल से। ठीक है, तो ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। तो चलिए इसको करने के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा 8th लेक्चर हो गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर बात करें, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमने देखा था, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर रहे, राइट। क्योंकि सेकंड लॉ के ऊपर पहुंचे तो फर्स्ट लॉ की कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स थी जो मैंने आपको लिखवाई भी थी, लेकिन हो सकता है अभी नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो आप पीछे वाला भूल भी गए होंगे, है ना। तो चलिए हम पहले वाला भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये डिस्कस किया था कि हमारी जो हीट है वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन के। जितना हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं उतना हम उसको वर्क करने के लिए कह रहे हैं। उसके बीच में जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, तो हमारे पास आ रही थी वहां पे से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। राइट। आपके पास ये इक्वेशन आई है, और इस इक्वेशन के अंदर हमने कहा था कि अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस लेके चल रहे हैं, तो जो इंटरनल एनर्जी वाला जो आपका फॉर्म है वो आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया, और इनडायरेक्टली आपके पास जो बचा है वो आपके पास यही आया था, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, है ना। हमारे पास ये आ गया था। अब अगर ये वाली सिचुएशन आई है तो इसका मतलब ये हुआ जितना हीट दिया उतना आपने काम करवा लिया उससे। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर हम कोई भी सिस्टम है, मैंने एक टेबल के ऊपर प्लेस किया हुआ है इस सिस्टम को, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है। ये टेबल है मेरी, ये टेबल मैंने ली हुई है, और ये मैंने कप ऑफ टी लिया है। ओके। ये हॉट है और टेबल मेरी कूल है, तो हमने ये देखा कि थोड़े टाइम के बाद जो हीट थी वो मेरी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द कप ऑफ टी टू द आपकी टेबल। तो ये किस वजह से हुई थी? सबसे पहले तो मैंने क्लास में बताया हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करेंगे कि इसका रीजन क्या था। जो जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए ये क्वेश्चन है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो आपकी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही क्यों होती है, कोल्ड टू हॉट क्यों नहीं होती, इसका इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने इसका बताया हुआ है। अगर जिसको नहीं पता तो आप मेंशन कर दीजिए कि इसका रीजन बता दो। ओके। और जिसको पता है वो अपना मेंशन करो कि इसका बेसिक रीजन क्या है। राइट। अब ये इसके अंदर था कि हॉट टू कोल्ड ही हमारी जो हीट है वो ट्रांसफर होती है, राइट। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करूं, तो इसमें तो खाली ये बताया है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट दी थी ना उस सारे का ही वर्क करवा दिया। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हो सारे का वर्क डन हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट जरूर होती है। अगर रिजेक्ट हो रही है तो इसने बताया नहीं। सबसे पहले ड्रॉबैक तो इसका यही आ गया, राइट। सेकंड ये है कि हीट ट्रांसफर होती है हॉट टू कोल्ड बॉडी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। भाई वर्क इसने कहा हीट दे दी और वर्क हो गया, लेकिन हीट कहाँ से ट्रांसफर हो रही है, क्या डायरेक्शन है उसकी, उस डायरेक्शन को भी ये यहाँ पे नहीं दिखा सका। इसलिए ये क्या है, इसकी दो ड्रॉबैक्स आपकी हो गई है। अगर ये दो ड्रॉबैक्स है तो उनको हमें करने के लिए ठीक हमें क्या करना पड़ा, अपने नेक्स्ट लॉ के पास जाना पड़ा थर्मोडायनेमिक्स के, जो कि है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके। अब थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ के तरफ अगर जाते हैं हम, तो सब यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई, जैसे कैल्विन ने भी दी इसके अंदर, और आपके क्लॉसेस ने भी दी थी, फिर कैल्विन प्लैंक्स ने भी दी है इसकी। ठीक है, तो ये जो कई स्टेटमेंट्स आई हैं आपकी, इसको इसके अंदर आपको मेंशन करके आना है एग्जाम के अंदर भी। ओके। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आए थे लॉर्ड कैल्विन, इन्होंने सेकंड लॉ ऑफ जो है उनकी स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या दी? इट इज इम्पॉसिबल टू ड्राइव कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। हम सब कॉन्टिन्यूसली एनर्जी की सप्लाई नहीं कर सकते फ्रॉम ए बॉडी बाय कूलिंग इट बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ द सराउंडिंग। उसको कूल करके उसकी सराउंडिंग से हम कॉन्टिन्यूस एनर्जी की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि हम किसी भी बॉडी को उसके आउटसाइड उसे उसे वो करके चेंज, उसके बिलो करके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो है वहां से जनरेट नहीं करवा पा रहे हैं। ओके।
नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉसेस का। क्लॉसेस ने ये कहा था कि जो पहले हमने देखा था ना कि हॉट टू कोल्ड बॉडी ही हमारी हीट ट्रांसफर होती है, तो ये कहता है कि कोई भी ऐसा सेल्फ सिस्टम जनरेट नहीं होता है जो आपका कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी जो है हीट को ट्रांसफर कर दे। ओके, तो ये दो आपकी स्टेटमेंट्स इसके अंदर आई थी। अब हमने क्या काम किया, हमने इसके अंदर, पहले मैं आपको समझा देती हूँ ताकि जो नेक्स्ट आपके पास आने वाला है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकोगे। तो ये देखिए, आपने इसके अंदर क्या काम किया, आपने सबसे पहले ये ले लिया कि जो फर्स्ट वाला था पॉइंट आपका, जिसमें ये कहा है कि उसके बिलो द जो सिस्टम है उसको उसके बिलो सराउंडिंग से जो है और कूल कर दिया, उससे आप उसके एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो। ओके, ये हम इसके अंदर कर रहे हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो हमने एक जनरेटर लिया हुआ है, इस जनरेटर के साइड में यहाँ पे एक बेल्ट है जो बार बार मूव कर रही है, तो वहां से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्या की कि जो सिस्टम था उसको उसके आउटसाइड सराउंडिंग से उसको कूल करके यहाँ पे एनर्जी जो है वो सप्लाई कर दी। अगर मैं एनर्जी सप्लाई यहाँ पे कर रही हूँ तो ये जो जनरेटर था इसमें मैकेनिकल जो वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी है वो आ गई और इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये मूव कर रहा था, जो बेल्ट इसके साथ अटैच थी वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, राइट। अगर वो करंट जनरेट हो रहा है यानी कि दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, दैट मीन्स आपका जो सिस्टम है वो हॉट बॉडी की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि आपने कूल बॉडी रखी थी, हॉट बॉडी आपको जनरेट हुई है, मीन्स आपने जो डायरेक्शन दी है वो अब कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी की दी है। लेकिन हमने ये दिया है, देखा है कि कोल्ड से हॉट की तरफ बिल्कुल भी हीट ट्रांसफर नहीं होती, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही हीट ट्रांसफर होती है। हमने अभी तक ये देखा है, ये राइट कंडीशन है, ये फॉल्स कंडीशन है। दैट मीन्स हम फर्स्ट लॉ यानी कि कैल्विन वाला लॉ को अगर हम उसके सराउंडिंग से और भी लो उसको कूल करके और एनर्जी की सप्लाई कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट मैंने सप्लाई कर दी लेकिन वो ये कह रहा है वो सप्लाई नहीं हो सकती है, दैट मीन्स मैंने उसकी वायलेशन ली थी। ओके, हमने उसकी वायलेशन ली, उसके बावजूद भी हमारे को जो क्लॉसेस थी उसकी क्या मिल गई, वायलेशन मिल गई। ठीक है, फर्स्ट लॉ वायलेट हो रहा है, सेकंड लॉ अपने आप ही क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे ये वायलेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी, और वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट जो है कैल्विन और प्लैंक्स की, वो अब कैसी आ रही है, वो आप देखिएगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हम देखें तो ये स्टेटमेंट हमारी ये आती है कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, वो हमारा सिर्फ एक सिस्टम का नहीं होता, उसके अंदर सोर्स और सिंक दोनों है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी सिस्टम है वो आपका एक बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट भी करेगा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है जो सारा का सारा हीट जो उसने लिया था उसको काम करने में लगा दे, राइट। ये हमारे पास क्या था, मेन आपकी कैल्विन और प्लैंक की स्टेटमेंट आई है। दैट मीन्स it is impossible to construct a heat engine operating in cycle which extract heat from the reservoir and convert the whole of it into the work. It can't be possible. Okay, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर कार्नोट थ्योरम। हमने सबसे पहले जो कार्नोट थ्योरम नहीं पढ़ी, हमने पढ़ी कार्नोट हीट इंजन, जिसके अंदर हमने दो प्रोसेस यूज करी थी, आपकी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो करा ही था हमने, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, हमने ये चीज यूज करी थी। अब हमने यहाँ पे बोला है कि हम जो यूज कर रहे हैं इसके अंदर एक्चुअली जो थ्योरम है कार्नोट की वो ये थी, क्योंकि इन्होंने पहले रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर वर्क किया था, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस का जो आपका एफिशिएंसी आती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आती है। ओके, इरिवर्सिबल से मैक्सिमम आती है आपकी रिवर्सिबल की एफिशिएंसी। हमें इसके अंदर यही आपका जो है रिजल्ट लेके आना है। तो अगर आपने थ्योरम पढ़ी हो, हमारे पास कुछ कुछ इस तरीके से आती है कि कोई थ्योरम प्रूव करनी हो, हम उसका बैक रिजल्ट लेके चलते हैं कि ये फॉल्स है, फॉल्स होती है तो लास्ट का रिजल्ट फिर से गलत आ जाता है, तो ये हमारा यही हो जाता है, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो अभी इस स्टेटमेंट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सोर्स लेके चल रहे हैं, एक सिंक लेके चल रहे हैं। सोर्स T1 टेम्परेचर पे है, सिंक T2 टेम्परेचर पे है, आपको पता है T1 इज ग्रेटर देन T2 है। ओके, अब यहाँ पे हमने दो इंजन ले रखे हैं ए एंड बी। जो ए इंजन है वो इरिवर्सिबल इंजन लिया है, जो बी इंजन लिया है वो आपका रिवर्सिबल इंजन लिया है, राइट।
अगर हमने ये लिया हुआ है तो हमें ये पता है कि कार्नोट थ्योरम से ये बताते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन इज ऑलवेज मैक्सिमम देन द एवरी इरिवर्सिबल हीट इंजन। ओके, हमें ये इसके अंदर शो करना है। तो अगर ये हमें इसके अंदर शो करना है तो हम इसका रिवर्स ऑर्डर लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं कि इरिवर्सिबल जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी आपके रिवर्सिबल हीट इंजन से। अगर ये चीज हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं तो वो कहेगा एक बार प्रूफ करके दिखाओ ना कि भाई जो आपने लिया है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम T1 सोर्स से इसके ऊपर एनर्जी को सप्लाई करवा देते हैं। Q1 अमाउंट ऑफ हीट मैंने क्या कर दी, इस इरिवर्सिबल हीट इंजन को दे दिया। जब इसने वर्क किया तो ये कितना हो गया, Q1 माइनस में W। Q1 माइनस W हीट किसके पास चली गई, सिंक के पास चली गई। अब इस सिंक में से सारी हीट को ना करके हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे दे दी। ठीक है, कितनी हीट इसके पास चलेगी, Q1 डैश माइनस में W। अब ये इसके पास गई है तो ये रिवर्स प्रोसेस के अंदर जा रहा है, यानी कि रिवर्सिबल हीट इंजन तो है बट ये रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, ये रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है, इस पे जो वर्क डन हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। तो Q1 माइनस W प्लस W हो जाएगा। तो W से W कैंसिल होके जो हीट जो इसने रिलीज की है हीट वो Q1 डैश के अंदर आ जाएगी, जो कि मेरे पास सिंक में सोर्स में जा रही है। अब अगर मैं सोर्स का गेन देखूं और सिंक का लॉस देखूं तो मेरे पास कितना आया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये सारी चीजें जो है यहाँ पे नोट डाउन करेंगे पॉज करके इसको। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। तो जस्ट जैसे मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट्स बताई हैं आपको रिटर्न फॉर्म के अंदर भी यहाँ पे मिल जाएगी, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज आपके पास है। तो सिंक से जो आपका नेट लॉस हुआ था वो कितना हो गया, दिस माइनस में दिस करेंगे तो आपका यहाँ पे एक मिनट ये माइनस में ये होगा तो Q1 डैश माइनस में W माइनस में Q1 माइनस माइनस प्लस W, यानी कि Q1 डैश माइनस में Q आपके पास आ जाता है। सिंक का लॉस आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, तो Q1 डैश माइनस में Q1 का आ गया। अब हमें सोर्स का गेन देखना है, तो सोर्स के पास Q1 डैश माइनस में Q1 तक का आ रहा है। यहाँ पे से देखो ये यहाँ से फाइनल माइनस इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, तो Q1 डैश माइनस में Q इतना आ गया, इतना चला गया, गेन तो ऐसे निकलेगा ना। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर कर दिया। तो यहाँ एक में लॉस देख रहे हैं, एक में गेन देख रहे हैं, ये जरूर ध्यान में रखना। सिंक में लॉस देखा है, यहाँ पे गेन देखा है, तो जितना हमने सोर्स का गेन दिया है उतना ही हमारा सिंक का लॉस था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये हमारे पास आ गई कि ये क्वांटिटी हमारी सेम आ रही है, लॉस इज इक्वल टू सिंक का लॉस इज इक्वल टू सोर्स का आपका गेन, ये हमारा इक्वल आया है। अब हम ये मान के चल रहे थे कि जो एफिशिएंसी है इरिवर्सिबल की, यानी कि जो इंजन ए था उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है देन द बी इंजन की, राइट। अब अगर हम एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी किसी भी चीज की कितनी होगी कि कितना इनपुट दिया जा रहा है कि कितना काम हो गया, राइट। तो यानी कि वर्क डन कितना हो गया जब हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट उसको दी थी। ऐसे ही ये तो आपकी इरिवर्सिबल की होगी, और रिवर्सिबल के लिए कितना हो गया, W/Q2 आपके पास आ गया। अब ये कंडीशन थी, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो W/Q1 इज ग्रेटर देन W/Q1 डैश आपके पास आ गया, और वर्क डन आपका कैंसिल आउट हो गया। तो 1/Q1 इज ग्रेटर देन 1/Q1 डैश, और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1। ओके, अब हमारे पास अगर ये आ रहा है Q1 डैश इज ग्रेटर देन Q1, अगर मैं इसको रियल उसमें लिखूं तो Q1 डैश माइनस में Q1 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स Q1 डैश माइनस में Q1 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन आप ये देखो कि जो ये इन जो हीट आपने दी थी उससे सारा काम करवा के जो हीट अब आई है आपकी वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने 10 का दिया था और 20 का आपके पास पहुंच गई, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब जो हमने एफिशिएंसी इसकी ली थी कि इरिवर्सिबल की ज्यादा होती है वो फॉल्स स्टेटमेंट आपकी है, और ओरिजिनल राइट करेक्ट स्टेटमेंट यही हो गई इसकी कि जो हमारी रिवर्सिबल आपके पास था उसकी हमारी जो एफिशिएंसी है वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी किसी भी आपके इरिवर्सिबल हीट इंजन से। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट थी इसकी देखो वो आपका प्रूफ हो चुका है इसके अंदर। द
Efficiency of the Carnot reversible engine is maximum and is independent of the nature of the working substance. जो आपने substance ले रखा था उसका जिक्र यहाँ पे कहीं नहीं किया, सिंपल लेके चले थे तो वही उसी से ही हो गया। और नेक्स्ट है स्टेटमेंट इसी की जैसी, the efficiency of all reversible heat engine operating between the same two temperature is the same and no irreversible heat engine working between same two temperature can have a greater efficiency than the कार्नोट हीट इंजन। यानी कि मेन ये यही कहना चाह रहा है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन इन्होंने लिया था उसकी एफिशिएंसी मेरी मैक्सिमम होती है देन द एनी अदर आवर इरिवर्सिबल हीट इंजन से। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंट्रोपी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।